जी रेडी सर? हाँ जी, बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन इस एंगल से है कि शायद डेप्रिसिएशन के सारे कॉन्सेप्ट्स और रिवैल्यूएशन की सारी चीजें एक दफा दोबारा आपके सामने फाइनली आ सकती हैं। स्पुतनिक सी लिमिटेड runs a cruise business across oceans. सबसे पहले तो इसका मीनिंग बता दें। या चले एक लाइन और पढ़ लें। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ वन ऑफ द SSL's क्रूज शिप इज अवेलेबल। आप बताएंगे, कुछ जहन में कुछ बनाएं। क्रूज बिजनेस अक्रॉस ओशंस, समंदरों में क्या किया जाता है? आया जाया जाता है यार। और उसके लिए क्या यूज किया जा रहा है? एक शिप है, एक क्रूज शिप का फिर डाटा दिया जा रहा है। पेज नंबर सर, सॉरी 58 है, पेज 58। नंबर 1 सर, SSL बॉट आ क्रूज शिप। क्या चीज है? कोई एसेट है? अगर इस्तेमाल के लिए तो क्या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है? और सर जी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है सर। कब लिए सर? 1 मार्च 18। नीचे जरा ईयर एंड्स देखें। Prepare necessary journal entries to record the above transaction from the date of acquisition of the ship to the year ended 31st December 2020. डेट देखें फर्स्ट दोबारा, 1 मार्च 2018। कौन कौन से साल रेलिवेंट हो जाएंगे? 18 भी आएगा शायद, 18, 19 और 20। कहां से कहां तक? एक्विजिशन से लेके 31 दिसंबर 2020 तक कह रहा है। After completing all the required formalities, the ship was ready to sail on 1st April 2018. पॉइंट नंबर 2, आप अच्छा इंडिविजुअली सोच रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको बताऊं ना, आप मुझे समझाएं, क्योंकि शायद मेरे ख्याल में मैक्सिमम चीजें आपको पता है, जो नई चीज है वो मैं खुद बताऊंगा। डिटेल्स रिगार्डिंग कंपोनेंट ऑफ द शिप्स आर एज अंडर। कंपोनेंट्स के नाम, किसके कंपोनेंट्स के नाम? क्या नाम लिखे हुए? अगर फॉर एग्जांपल जैसा अभी कॉस्ट वाली क्लास में भी कुछ बात हो रही थी, समटाइम्स एग्जामिनर कुछ टेक्निकल वर्ड्स यूज कर देता है, अगर हमें उनका सही ना भी पता हो तो क्वेश्चन इवन देन हो जाता है। मसलन फॉर एग्जांपल अब ये ड्राई डॉकिंग, आई होप इंजन का तो आइडिया होगा। इंजन, शिप बॉडी, ड्राई डॉकिंग फॉर एग्जांपल हमें नहीं पता, तो आगे लिखा क्या हुआ है वो पढ़ लेते हैं। क्या कॉस्ट ज्यादा दी हुई है? क्या यूजफुल लाइफ भी ज्यादा दी हुई है? तो क्या करेंगे हम? ये 3 हिस्से बताए हमें किस चीज के, उनकी कॉस्ट पता है, यूजफुल लाइफ पता है, और एंड में जाए रेजिडुअल वैल्यू भी पता है, क्या डेप्रिशिएट हो सकते हैं। पॉइंट 3, on 1st May 19, ship suffered a accident which damaged its body. Repair work took 2 months and costed rupees 26 million. Underline the next words. Repair work did not change useful life and residual value of the components. किस साल के किन महीनों में क्या हुआ? फर्स्ट मई वाले दिन क्या हुआ? जिसकी रिपेयर में फिर कितने महीने लगे? रिपेयर से ना क्या बदला, ना क्या बदला? रिपेयर की जर्नल एंट्री बताएं। रिपेयर डेबिट, रिपेयर डेबिट, कैश क्रेडिट। रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी या कैपिटलाइज हो जाएगी? पढ़ लें, पढ़ लें। रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी या कैपिटलाइज होगी? रिपेयर हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाती है, अनलेस कोई और इंफॉर्मेशन मिल जाए कि इस रिपेयर का फायदा को हमें अगले कई सालों में मिलना है। रिपेयर असल में वर्ड यूज किसके लिए होता है?
आप उसको भी छोड़ें, जरा रिपेयर की कोई एंट्री बोले जरा। बाय डिफॉल्ट ये एंट्री बोल के आपका ज़हन प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा है या कोई एसेट की कॉस्ट में जा रहा है। असल में एक और वर्ड भी है, ओवरहॉलिंग। ओवरहॉलिंग का भी वर्ड सुना आपने? ओवरहॉलिंग ऐसी रिपेयर को कहते हैं जो 1 साल से ज्यादा उससे बेनिफिट देती है। ये वर्ड हमने डेप्रिसिएशन के जमानों में पढ़ा था। वॉल्यूम 1 है, एक सेकंड अगर है जो निकालिए जरा। ओवर सॉरी, वॉल्यूम 1। वॉल्यूम 1 में पेज नंबर 4 या 5 ढूंढे। क्वेश्चन नंबर 4 देखें जरा। पेज नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4, पहली लाइन पढ़े। सोच के बताएं 4 लाख का क्या किया होगा? क्यों? ओवरहॉलिंग असल में उस रिपेयर को कहते हैं जिससे एसेट सॉर्ट ऑफ को नया हो जाए। ओवरहॉलिंग मेजर रिपेयर एंड मेंटेनेंस की वर्ड है। तो ओवरहॉलिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होती है बाय डिफॉल्ट। ये ओवरहॉलिंग का मतलब ऐसी रिपेयर एंड मेंटेनेंस होता है जिसका फायदा 1 साल से ज्यादा अरसे होता है। एक होती है नॉर्मल रिपेयर एंड मेंटेनेंस, वर्ड कभी सुना? रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो बाइक्स जरा ध्यान में लाएं जरा। बाइक्स की कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस होती है, लेकिन वो ऐसी रिपेयर मेंटेनेंस नहीं होती है जो आप अगर करवा लें तो फिर कई साल बाइक चलती रहेगी। आप वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस वैसे वर्ड यूज कहाँ होता है? अगर बाइक का कोई ऑयल चेंज करवाया या बाइक अगर फॉर एग्जांपल को टूट गई उसे सही करवा लिए, तो ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस होती है, ये उसी को खर्चे को कहते हैं जो शायद 1 साल तक बेनिफिट दे रहा होता है। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा अनलेस पता चल जाए कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस का फायदा 1 साल से ज्यादा है। लेकिन अगर ओवरहॉलिंग वर्ड आ जाए तो ओवरहॉलिंग वर्ड यूज होता ही उस रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए जिसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए होता है। बट आई एम ट्राइंग टू से बाय डिफॉल्ट रिपेयर मेंटेनेंस कहाँ जाएगी? बाय डिफॉल्ट ओवरहॉलिंग कॉस्ट का क्या होगा? और अगर रिपेयर एंड मेंटेनेंस की कोई फर्दर इंफॉर्मेशन मिल जाए कि उस रिपेयर एंड मेंटेनेंस से कोई एसेट इनहांस हो गया है, मशीन की कैपेसिटी बढ़ गई है, उसकी यूजफुल लाइफ में इंक्रीज आ गया है, तो वो फिर इसका मतलब होगा कि मेजर रिपेयर एंड मेंटेनेंस है जिसे फिर कैपिटलाइज होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ रिपेयर? रिपेयर एक्सपेंस डेबिट एंड कैश क्रेडिट मींस उसे प्रॉफिट लॉस में जाना चाहिए। एनी कंफ्यूजन इन माय वर्ड्स? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन जी प्लीज? आके जरा दोबारा एंट्री बता दें। पेज 58 में वापस आ जाए। क्या एंट्री करेंगे सर? रिपेयर एक्सपेंस डेबिट एंड कैश क्रेडिट। नंबर 4 में आते हैं एवरेज मंथली सेलिंग ऑफ द शिप ड्यूरिंग द लास्ट 3 years। ऑन एवरेज हर महीने मशीन पिछले 3 साल जो चलती रही है सेलिंग, वो एज अंडर आपको बताया है। सोच के बताना है, सही तरह बताना है। 2018 में 360 घंटे लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? इसके साथ ब्रैकेट में लिखे मायूसी, ये मायूसी लिखी हुई है। दूसरे के साथ लिखें डबल मायूसी, और तीसरे का स्क्वायर रूट कर दें 3 टाइम्स मायूसी। और मेरे भाइयों ये 360 क्या लिखा हुआ है? क्या कौन से घंटे लिखे हुए हैं? 2018 में क्या टोटल 300 घंटे चली है? हर महीने 300 घंटे चली है। 2018 में हर महीने 360 घंटे चली है। ये हर महीने बीच में से कहां से ले आया मैं? एवरेज मंथली सेलिंग ड्यूरिंग द लास्ट 3 years इज एज अंडर। 2018 में हर महीने मशीन कितने घंटे चली है? 2019 में पूरे वर्ड्स बोल रहे हैं। 2020 में। नंबर 5, SSL uses revaluation model for subsequent measurement. SSL accounts for valuation on net replacement value method का मतलब बताएं। किस दिन रुक के क्या करना है? रिवैल्यूएशन डेट पे रुक के एलिमिनेशन की एंट्री बता दें क्या करनी है।
and transfers maximum possible amount for evaluation surplus to retained earnings on annual basis भी करना है। केस एंट्री की बात हो रही है, retained earnings credit। Number 6, हाँ जी, transfer of surplus। Revalued amounts of ship as at 31st December 2019 and 20 were 1400 million and 1000 million respectively। किन किन डेट्स पे किसका क्या दिया हुआ है? फेयर वैल्यू दी हुई है 31 दिसंबर 2019 और 20। रिवैल्यूड अमाउंट्स आर, ये लाइन अंडरलाइन करें, असल में ये क्वेश्चन शायद इस लाइन की वजह से हो रहा है। रिवैल्यूड अमाउंट्स आर apportioned between components on the basis of their book values before evaluation। एक सिंपल ट्रांसलेशन करने की कोशिश जरूर कर लें, किसको किसकी बेस पे किस में अपोर्शन करना है। रिवैल्यूड अमाउंट को बुक वैल्यूज का मतलब WDV कैरिंग अमाउंट, जो रिवैल्यूएशन से पहले कैरिंग अमाउंट्स होंगी उसकी बेस पे फेयर वैल्यू को कंपोनेंट्स में अपोर्शन मींस डिवाइड करना है। क्या मतलब, इंशाल्लाह भी वर्किंग करता है। रिक्वायरमेंट, जनरल एंट्रीज करवानी है आपने, above data from date of acquisition to 31st December 2020। बिस्मिल्लाह पढ़ें। वर्किंग्स काफी सारी हैं, फिगर्स बड़ी बड़ी हैं, साथ इन्वॉल्व रहना प्लीज कंपलसरी है। करवाएंगे प्लीज, जज़ाकल्लाह यार। बिजनेस नेम, give it online students ready। फॉर्मेट जरा बना लें, डेट, डिस्क्रिप्शन या पर्टिकुलर या काउंटिंग हेड्स, जो आप लिखना चाहें आप। डेबिट क्रेडिट, प्लीज क्वेश्चन करवाने पे फोकस रखिएगा, सोच के फर्स्ट कोई रेलिवेंट डेट बताएं। जी डबल एंट्री बताएं। क्रूज शिप, डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट, अमाउंट बताएं। गिवन नजर नहीं आ रही, सोचें, ढूंढे कहीं। किन चीजों को इकट्ठा किया जा सकता है? शिप के जो कंपोनेंट्स हुए हैं उसकी कॉस्ट को इकट्ठा किया जा सकता है। तो सेंस समझ आती है? 840 प्लस 535, 840 प्लस 535 प्लस 60, 1435 रुपीज इन मिलियंस, ऊपर हेडिंग कहीं लिख लें। मैंने तो कहा था कि अगर एक से ज्यादा पार्ट्स हैं और उनकी लाइफ डिफरेंट है तो उन्हें डेप्रिशिएट अलग करें, तो यकीनन डेप्रिशिएट अलग है, लेकिन एसेट अलग रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं, एसेट एक ही है। नेक्स्ट डेट सोच के बताएं। इकतीस दिसंबर 2018 पे रुकने की वजह, यार वो एक मई में रिपेयर भी तो हुई है, मई में रिपेयर भी तो हुई है भाईजान, लेकिन वो कौन सा साल है मई, अभी कौन सा साल पहले आपने एंड किया है। इस डेट पे रुकने की वजह, इस डेट पे रुकने की रीजन, ये एंड आ गया तो फिर क्या हुआ, पूरा पेज ये वाला और इससे अगला वाला छोड़ दें, फिगर जरा ज्यादा है। जिस पेज पे आप हैं इसके बाद एक नेक्स्ट पेज भी रख लें, मेरा ख्याल है कुछ फिगर्स अभी एक्सप्लेन होनी है शायद।
वर्किंग्स में क्या करवाने लगे आप मुझे? डेप्रिसिएशन की वर्किंग करवाएं, फोकस करवाएं, फोकस करवाएं। शुरू करें। अब डेप्रिसिएशन इकट्ठी क्यों नहीं हो सकती? लाइफ डिफरेंट हो गई हैं, कंपोनेंट वाइज करने की कोशिश करें। इंजन की कॉस्ट बताएं, इंजन की कॉस्ट बताएं, इंजन की रेजिडुअल वैल्यू बताएं, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन ढूंढें। मशीन आवर्स ही मेथड यूज क्यों हो सकता है? क्योंकि लाइफ सालों में दी नहीं हुई है। लाइफ कितनी दी हुई है? 50,000 क्या आवर्स? क्या है 50,000 आवर्स? यूजफुल लाइफ। आवर्स में अगर लाइफ दी हुई है तो फॉर्मूला को बता देंगे डेप्रिसिएशन का। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय टोटल आवर्स, इफेक्टिव टोटल आवर्स। रुक जाएं, रुक जाएं, रुक जाएं, रुक जाएं, बिस्मिल्लाह पढ़ें, वर्किंग करवाएं पहले। कॉस्ट बताएं। माइनस 40 डिवाइडेड बाय 50,000। यहां तक 1 मिनट कैलकुलेटर पकड़े। नहीं बेटा, आंसर मैटर नहीं करता, जो कैलकुलेटर पे आंसर आया वो तो सबको नजर आ रहा है। ये आया क्या? ये जो आंसर आया क्या आया? ये रेट पर आर निकाल लिया आपने। आप क्या करें? नहीं, अब ढूंढना क्या है? अब एक्चुअल आवर्स ढूंढना है। अब हमने ये ढूंढना है कि 2018 वाले साल में हमारा ये इंजन कितने घंटे इस्तेमाल हुआ है, ढूंढना है। 360 बस ठीक है यार, 360 ढूंढ तो लिए। और 360 है, 2018 में 360 आवर्स यूज हुआ है, लेकिन मंथली यूज हुआ है। तो कितने मंथ से मशीन यूज हुई? और 10। और गिनो तो सही यार, कहां से गिनेंगे? अवेलेबल फॉर यूज से या 1 मार्च से? रेडी फॉर सेल कब हुई है मशीन? रेडी फॉर सेल ये कब हुई है शिप? क्या करूं, मल्टीप्लाइड बाय 360? नहीं बेटा, 360 क्या है? पर मंथ क्या? पर मंथ क्या? आवर्स जरब 9 क्या? 9/12 होना है। 9/12 भी तो होता है, 9 मंथ्स है यार। 10/12 होना है। ये 9 मंथ्स है, 12 मंथ्स है, तो डिवाइड बाय 12 क्यों नहीं होना? 360 पहले ही मंथली है यार। 360 एनुअल आवर्स है, मंथली आवर्स है? तो मंथली आवर्स है, एवरेज मंथली आवर्स है। 9 कहां से बीच में आया है? कब से कब तक के महीने? अप्रैल से दिसंबर। पेशेंस सिखाएं, पेशेंस सिखाएं। एनी कंफ्यूजन? वर्किंग बताएं, आंसर बताएं। मिलियंस में मेरे ख्याल पॉइंट्स में चले थे, लेकिन 2 पे रुक जाए बस। 51.84 लिखें जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को साथ दे रहे हैं। ये आप लोगों के बहुत से फ्रेंड्स आपके साथ क्लास में होते थे, कुछ होने से कम्युनिकेट हुआ है कि आखिर छुट्टियां कब खत्म होनी है? कौन सा मंडे? नहीं, जस्ट टू कंफर्म यार, मतलब कभी आप दोस्तों के साथ पढ़ाई की बात हो जाती है वैसे? आपके दोस्त काफी सारे होते थे, क्या उनका इस दफा पेपर देने का प्लान है? शायद बगैर पढ़े प्लान है। अब छुट्टियां आ गई, क्या करें? जी थैंक यू सर, अगर ट्यूसडे को ज्वाइन करेंगे तो और मुझे क्या चाहिए, लेकिन मुझे ट्यूसडे बता दें कौन सा वाला। तो ट्यूसडे तो काफी जिंदगी रही तो आएंगे अभी। कमिंग कमिंग ट्यूसडे कब आना है? तैमूर इंशाल्लाह इस पे बहस करेंगे।
जी सर, इंजन की वर्किंग ओके है सर, इंजन ओके है सर। नेक्स्ट किसकी वर्किंग शुरू हो चुकी है सर? वर्किंग पहले करवानी है बाद में लिखनी है। बॉडी का मेथड बताएं। स्ट्रेट लाइन ही क्यों? इंफॉर्मेशन नहीं है, लाइफ अगर ईयर्स में है तो स्ट्रेट लाइन ही होगा। बिस्मिल्लाह पढ़ दें, बिस्मिल्लाह पढ़ दें, फिगर्स बोलें। 535 माइनस क्या, डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय अब 9/12 क्यों हो गया है? डिवाइड बाय 25 करके पर एनम डेप्रिसिएशन आएगी, और पर एनम अगर आएगी तो मल्टीप्लाइड बाय 9/12 करके 9 मंथ्स की निकल आएगी। आंसर बताएं। 15। कैलकुलेटर पे डिजिट्स ही गायब नजर आ रहे हैं, डिजिट्स ही पूरे नजर नहीं आ रहे। मेरे कैलकुलेटर पे 15 क्यों नहीं आ रहा? क्या गलती से खुदा ना खासा मैंने ऑन किए बगैर तो नहीं शुरू कर दिया? ड्राई डॉकिंग की वर्किंग करवाएं। 60 डिवाइड बाय, मेथड ना पता हो तो कौन सा चलेगा, इज इक्वल टू 9/12 इज इक्वल टू 9। व्हाट इज 9? डेप्रिसिएशन। नहीं, 9/12 तो ठीक है मेरा ख्याल। कोई एक आध फिगर तो बेटा सॉल्व किया करो यार। अब एक टोटल आ रहा है, कैलकुलेटर से आ रहा है, पढ़ें बिस्मिल्लाह। व्हाट इज 75.84 टोटल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर? एंट्री बताएं। एंट्री कॉमन ही है, सिर्फ वर्किंग करते हुए फिगर्स हमें अलग चाहिए। नोट हो गई वर्किंग? लिखें जी, एंट्री अपने हाथ से लिखें। डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, कितने से? 75.84। जी बेटा, अवेलेबल फॉर यूज से डेप्रिसिएशन शुरू करते हैं यार। ये बात ठीक है। अवेलेबल फॉर यूज कब है? 1 मार्च या 1 अप्रैल। एसेट अवेलेबल फॉर यूज होगा तो वहां से शुरू करेंगे। ये नहीं देखा जा रहा है यूज कब से हो रही है। द थिंग दैट इज बेटर इज कि ये कब से अवेलेबल फॉर यूज है। ठीक है माँ? जी सर, नेक्स्ट डेट। नेक्स्ट डेट सर, कौन सा साल शायद खत्म हो गया? अब एक अलग कर लें, इस साल के एंड में कोई रिवॉल्यूशन तो नहीं है? है यार रिवॉल्यूशन, साल के एंड में रिवॉल्यूशन है। ये कौन से साल को कंप्लीट कर लिया आपने? कौन सा साल शुरू हो गया? अब पहले 19 में करना क्या क्या है, पहले वो पिक्चर अपने सामने फाइनल करना। सबसे पहले क्या होना चाहिए? रिपेयर की एंट्री हो जाएगी, आगे चलें। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? डेप्रिसिएशन की बहस होनी चाहिए, ईयर एंड पे रिवैल्यूएशन है। फिर जब ईयर एंड पे आ जाएंगे डेप्रिसिएशन के बाद, फिर क्या होगा? फिर एलिमिनेशन होगी, फिर सरप्लस लॉस की बहस होगी, और फिर रिमेनिंग लाइफ गिन लेंगे। लेकिन रिमेनिंग लाइफ के बेस पे डेप्रिसिएशन और सरप्लस अगर आया तो ट्रांसफर कब से होगा? नेक्स्ट ईयर से। पहला स्टेप आ जाए रिपेयर। डेट बताएं। देख लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो बड़ा कुछ करेंगे। मैंने तो प्रिंसिपल ही बोल दिया, बाकी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। 1 मई, 1 मई लिखे जी। रिपेयर एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, हाउ मच? 26 मिलियन। ये ठीक है बड़ा नेक्स्ट डेट।
डबल एंट्री depreciation debit, accumulated depreciation credit. इंडिविजुअली वर्किंग करनी चाहिए आपको। 2019 की डेप्रिसिएशन की वर्किंग करने की कोशिश करें। मिस्टेक्स होने दिया करें, तभी याद रहेगा कि क्या गलती होती है। इंजन की जब कर लेंगे तो बताइएगा। क्या ख्याल है? ठीक है, कर लें, कर लें। लेकिन किस जगह नहीं और किस जगह फिर भी कर लें, कर लें, कर लें, कर लें, कर लें। कल ही कुछ ऐसी बातें हुई हैं शायद। जी, इंजन सोच लिया सबने? इंजन सोच लिया तो वहां रुक जाए, बाकी फिर बाद में कर लीजिएगा। इंजन की वर्किंग करवाएं। 840 माइनस 40 डिवाइड बाय, यार दोबारा 50,000 लिख लिया यार आपने। और यार 50 में से कैलकुलेटर पकड़ना। 360 लिखें कैलकुलेटर। 360 into 9 कितने आवर्स पिछले साल इस्तेमाल होगी मशीन, ये सॉरी शिप इंजन? 360 into 9, ये आवर्स यूज नहीं हो गई? सर यूज नहीं हो गई सर, तो आपने रिमेनिंग लाइफ नहीं लेनी। रिमेनिंग लाइफ नहीं लेनी भाईजान। रिमेनिंग लाइफ कब और कब गिनते हैं? रिवैल्यूएशन पे और चेंज इन एस्टीमेट पे। हर साल सेम फार्मूला यूज होना, अनलेस कोई रिवैल्यूएशन या चेंज इन एस्टीमेट हो जाए। याद आ जाएगी चीजें। मल्टीप्लाइड बाय, इस साल ऑन एवरेज हर महीने कितना यूज हुई है? 480 मल्टीप्लाइड बाय 12, साल के 12 महीने यार। 12 साल के 12 महीने। पॉइंट नंबर 2 या 3 रिपेयर वाला जरा दोबारा पढ़ें। मल्टीप्लाई बाय 12 करूं या 10 करूं? 10 क्यों करूं? कौन से 2 महीने रिपेयर होती रही है? क्या 2 महीने, वर्ड सुने मेरे गौर से, क्या 2 महीने ये शिप टेम्पररी तौर पे आइडल रही है? क्या रिपेयर वाले 2 महीने ये मशीन टेम्पररी आइडल रही है सर? वो क्यों आइडल रही है? रिपेयर होती रही है। तो अगर टेम्पररी आइडल एसेट हो तो डेप्रिशिएट होता है? टेम्परेरी आइडल एसेट हो तो भाईजान डेप्रिशिएट होता है। और सफा नंबर 2 पे जाएं, कब होता है कब नहीं होता है? प्लीज ऐसे ना करें, ना करें। 2 नंबर सफा, सिर्फ 2 नंबर सफा, पॉइंट नंबर 3 का अंडरलाइन भी किया आपने यार। क्या टेम्परेरी आइडल एसेट डेप्रिशिएट होता है? बेटा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड तो नहीं है, क्या हो गया? प्लीज, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। नहीं अपने आप मेरे सामने सवाल ही और आगे। प्लीज, इज इट अ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के पहले डब्ल्यूडीबी बनाएं। ये डब्ल्यूडीबी कब डेप्रिशिएट होती है? व्हेन एस्टीमेट चेंज होते हैं। प्लीज, मशीन और मेथड में क्या होता है? पिछले साल की डेप्रिसिएशन सिर्फ किस मेथड में लेस होती है? अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो। आप करें, आप पढ़ें जी प्लीज। क्या टेम्परेरी आइडल एसेट डेप्रिशिएट होता है? यस होता है, अगर कौन से मेथड्स ना हो।
अगर मशीन आर मेथड यूनिट्स मेथड ना हो तो टेम्परेरी आइडल एसिड डेप्रिशिएट होता है, लेकिन अगर मशीन आर मेथड है तो टेम्परेरी आइडल एसिड डेप्रिशिएट नहीं होता है। वाई 10 रादर देन 12? 2 महीने कौन से इग्नोर कर रहा हूं? क्यों इग्नोर कर रहा हूं? क्योंकि मेथड आर्स वाला हो गया है। ये बड़ा ओके, प्लीज ये डेप्रिसिएशन लेस करना मेंशन कर लीजिएगा 2 मंथ्स आइडल। ये कुछ वैसे याद आ गया था जिन्होंने वर्किंग की है? 10 लिया 12 लिया है? आंसर बताइए। 76.8 बॉडी करें। प्लीज ये डेप्रिसिएशन के हवाले से आप बेसिक मिस्टेक्स प्लीज खत्म करें जी। बिल्डिंग सॉरी बॉडी जी कैसे? 535 माइनस 35 डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 10/12। और यार यूज नहीं हुई क्या हो गया है? कभी कहते हैं यूज नहीं हुई, कभी कहते हैं यूज हुई है। दोनों में कॉमन वर्ड्स हमारे क्या है? यूज नहीं हुई, यूज नहीं हुई। लेकिन यूज ना होने की वजह से आज मेथड में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हो रही, और यूज ना होने के बावजूद अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो डेप्रिसिएशन चार्ज होती रहेगी। अब याद रहेगी प्लीज ये बात। कितने मंथ्स की चार्ज कर रहे हैं? एनी कंफ्यूजन? किस मेथड या किस मेथड में बस आपने अकॉर्डिंगली आइडल एसिड अप्रिशिएट नहीं करना? मशीन आर या यूनिट्स मेथड अगर है तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग जहां वर्किंग हो सकती है वहां प्लीज वर्किंग करेंगे। ड्राई डॉकिंग फाइनल करें जी। 60 डिवाइड बाय 5 12 टोटल 108.8 जी। एनी कंफ्यूजन जी? कंप्लीट करें, आप एंट्रीज करें जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी कंफ्यूजन? वन 108.8 चलो आगे। नेक्स्ट डेट क्या हुआ इस दिन? रिवॉल्यूशन हुई तो पहले क्या याद आया? करें एंट्री। एंट्री बोले क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट, क्रूज शिप एसेट क्रेडिट। अमाउंट बताएं। ये एंट्री किस अमाउंट से होती है? टोटल एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन जितनी पड़ी हो, तो 75.84 से या 108.8 से, दोनों का प्लस करके क्या आंसर आया? 184.64। डन सर। नेक्स्ट डेट, सेम डेट, सेम डेट पे अब क्या करें? नहीं क्या करें, अब रिवॉल्यूशन तो करेंगे, कैसे करें? वर्किंग में आए, किसका किससे कंपैरिजन करते हैं रिवॉल्यूशन डेट पे? किसकी कैरिंग अमाउंट, किसकी फेयर वैल्यू? क्रूज शिप की है, एसिड ही है। ये करें कंपैरिजन। क्रूज शिप की कैरिंग अमाउंट बनाए।
कॉस्ट क्या थी 1435, डेप्रिसिएशन 184.64, कैरिंग अमाउंट बनी 1250.36, 31 दिसंबर 19 की फेयर वैल्यू ढूंढे 1400, डिफरेंस लें 149.64, क्या आया वाई फेयर वैल्यू ज्यादा है। आप लोग कह रहे थे ना ब्रेकअप अभी जरूरत नहीं है, होना तो है लेकिन इस वक्त शायद हो सकता है। ब्रेकअप की जरूरत कब पड़नी है अभी सोचते हैं। कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू कंपेयर होके फिगर तो आ गई है, इसकी एंट्री भी हो सकती है, लेकिन फिर मसला कहाँ आएगा वो जरा जब आएगा तो फिर सोचेंगे। इस वक्त शायद ब्रेकअप ना भी हो जो आप कह रहे थे, तो चलेगा कैरिंग अमाउंट को फेयर वैल्यू से कंपेयर कर लो। ये फेयर वैल्यू दी किसकी हुई है, शिप की या कंपोनेंट्स की? शिप की दी हुई है, शिप की कैरिंग अमाउंट से कंपेयर कर लो। जो आखिरी सेंटेंस उसने बताया उसकी जरूरत है लेकिन अभी इस वक्त नहीं है शायद। ये एंट्री बताएं जिसकी, लिखें लिखें सर लिखें। क्रूज शिप डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट बाय 149.64। ये फर्स्ट टाइम सरप्लस आया, लॉस के बाद सरप्लस आया। फर्स्ट टाइम सरप्लस इक्विटी का पार्ट बनेगा। ठीक है तैमूर साहब जी, यहाँ रुक के अब जरा चीजें सारी रिवैल्यूएशन वाली जेन में लेके आए। एनी अदर एंट्री ऑन दिस डेट? डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी यार, रिवैल्यूएशन के बाद भी तो करनी है ना यार। सरप्लस ट्रांसफर तो करना है। ये डेप्रिसिएशन किस साल से चार्ज होगी? क्योंकि ईयर एंड पे रिवैल्यूएशन है, इसलिए नेक्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज होगी और ट्रांसफर भी नेक्स्ट ईयर से ही शुरू होगा। लेकिन एक काम शायद यहाँ करना है, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ यहाँ गिन लें। याद है ये गिन कब लेंगे और इसकी बेस पे डेप्रिसिएशन कब चार्ज करेंगे? 31 दिसंबर 19 पे रिमेनिंग लाइफ गिन लेते हैं, जो डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर में यूज करेंगे। अब एक सेकंड है जरा, रिमेनिंग लाइफ आप बताएं जरा ढूंढ के क्या है। बताएं जी शिप की रिमेनिंग लाइफ। ये कैसे निकाली शिप की रिमेनिंग लाइफ? शिप की टोटल लाइफ ही नहीं है तो रिमेनिंग कैसे निकलाएगी? ये हमें किस किस की रिमेनिंग लाइफ अब अलहदा कैलकुलेट करनी पड़नी है। इंजन अलहदा, बॉडी अलहदा और ड्राई डॉकिंग अलहदा। इंजन की रिमेनिंग लाइफ काउंट कैसे करें? कैलकुलेटर उठाएं। 50,000 इसकी लाइफ थी, कितने कितने घंटे किन किन सालों में ये इस्तेमाल हो गया है? माइनस 360 इंटू 9 एंड माइनस 480 इंटू 10। समझ आता है? अप्रोक्सीमेटली क्या आंसर आया? ये वाला इसकी रिमेनिंग लाइफ वर्किंग्स में लिखना था कहीं। रिमेनिंग लाइफ कब काउंट करते हैं? जब रिवैल्यूएशन हो जाए या चेंज इन एस्टीमेट हो जाए। जी इंजन 50,000 माइनस 360 इंटू 9 एंड 480 इंटू 10। क्या आंसर आया? 41960। समझ आ गया प्लीज? तो अब ये आर्स है, रिमेनिंग लाइफ के आर्स है। बॉडी में रिमेनिंग लाइफ गिनते हुए गलती हो सकती है, कीजिएगा नहीं। बॉडी की लाइफ ईयर्स में दी हुई है, कितनी लाइफ दी हुई है? 25 साल में से कितने साल गुजरे हैं?
पूरे 2 साल नहीं गुजरे सर जी, 9 मंथ्स गुजरे थे फर्स्ट ईयर में और एक पूरा साल गुजरा है नेक्स्ट ईयर में, तो 1.9 यार, 1 ईयर एंड 9 मंथ्स गुजरे हैं यार। 1.75 तक पहुंचेंगे सारे। 9 मंथ्स गुजरने का मतलब कैलकुलेटर पे लिखें और आप याद रखिएगा, 9/12 करें। 9 मंथ्स गुजरने का मतलब साल का 0.75 हिस्सा गुजर गया है, तो एक साल पूरा है और 7.759 मंथ्स गुजरे हैं, तो रिमेनिंग लाइफ कितनी बनी? 23.25 ईयर्स। एनी कंफ्यूजन? ड्राई डॉकिंग करें, 5 माइनस, अब इजी है प्लीज, इसमें भी सेम ईयर्स गुजरे हैं प्लीज। 1.75 सबको समझ आ गया? रिमेनिंग लाइफ बनी 3.25 ईयर्स। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, रिमेनिंग लाइफ गिनते कब हैं और यूज कब करते हैं? डेट ऑफ रिवॉल्यूशन पे गिन लेते हैं, और जब कभी डेप्रिसिएशन फ्यूचर में चार्ज करेंगे तो उस वक्त इस लाइफ को यूज कर लेंगे। एनी अदर थिंग ऑन 31 दिसंबर 2019? अल्हम्दुलिल्लाह, देख के बताएं जरा क्या क्या हो गया। डेप्रिसिएशन चार्ज हुई, एलिमिनेशन हुई, सरप्लस रिकॉर्ड हुआ और रिमेनिंग लाइफ आ गई। कौन सा साल अल्हम्दुलिल्लाह आपने एंड कर दिया? कौन सा साल अभी शुरू हो गया? 2020। पहले पिक्चर ज़हन में बनाने के करना क्या है, जरा ढूंढे डाटा। 2020 में क्या होना चाहिए? डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, देन सरप्लस ट्रांसफर होगा, सरप्लस ट्रांसफर होगा, देन दोबारा फिर रिवैल्यूएशन है, एलिमिनेशन होगी, और फिर दोबारा देखेंगे कि सरप्लस आ रहा है या लॉस आ रहा है। पहला स्टेप, डेप्रिसिएशन चार्ज करें। जी सर, डेप्रिसिएशन चार्ज करवाएं। जी सब ओके। किसकी डेप्रिसिएशन? इंजन, इंजन की करवाएं, बाकी आप कर लेंगे। बताइए जी, इंजन की डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करूं? फेयर वैल्यू है तो सही है, 1400 गिवन तो है। प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, वो किसकी है? वो शिप की है या इंजन की है? इसके अंदर किस 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 की फेयर वैल्यू है? तो अब जरा लास्ट सेंटेंस पढ़ें। क्या अब हमें इस फेयर वैल्यू को, रिवैल्यूड अमाउंट को डिवाइड करना पड़ेगा बिटवीन कंपोनेंट्स? और क्या कोई तरीका बता रहा है बिटवीन कंपोनेंट्स कैसे डिवाइड करना है? प्लीज बता रहा है सर, किसको किसकी बेस पे अपोर्शन करना है? रिवैल्यूड अमाउंट को बुक वैल्यू बिफोर रिवैल्यूएशन की बेस पे अपोर्शन करना है। प्लीज किसको किस पे अपोर्शन करना है? ये अपोर्शनमेंट की अब जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि अलग अलग उनकी लाइफ है, रिमेनिंग लाइफ हर कंपोनेंट की डिफरेंट है, तो हमें अब अलग अलग फेयर वैल्यू चाहिए होगी। एक हेडिंग लिखें, अपोर्शनमेंट ऑफ बनवाएंगे हेडिंग जरा पूरी, अपोर्शनमेंट ऑफ फेयर वैल्यू बेस्ड ऑन बुक वैल्यू। कौन सी बुक वैल्यू?
बिफोर रिवैल्यूएशन। अब ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि एग्जामिनर आपसे किस तरह अपॉर्शनमेंट करवाना चाह रहा है, किसकी बेस पे, लेकिन अकॉर्डिंग टू सवाल वो आपसे किसकी बेस पे करवाना चाह रहा है। अब हेडिंग लिख के रुक जाइएगा, पहले मेरा ख्याल है फिगर समझ लीजिएगा, और जो हजरात कॉस्ट पढ़ रहे हैं आप जरा बाकियों को ज्यादा चांस दीजिएगा, आपके लिए क्योंकि टफ है। FA1 वाले नौजवान जो है ये मेरा ख्याल है जरा खुद ही करवा देंगे। किस अमाउंट, रुके में अब आप हेडिंग लिख के रुक गए आप, किस अमाउंट को मुझे अपोर्शन करना है, पहले अमाउंट बताएं। 1400। इस 1400 को किसकी बेस पे अब अपोर्शन करना है, कौन सी बुक वैल्यू। अब पिछली वर्किंग्स में जाए, जरा रजिस्टर में पिछली वर्किंग्स में जाए। क्या आपको शिप की बुक वैल्यू पता है बिफोर रिवैल्यूएशन? हिम्मत करें, हिम्मत करें, हिम्मत करें, फिगर बोले। शिप की बुक वैल्यू पता है बिफोर रिवैल्यूएशन? 1250 ढूंढे जरा, 1250.36। ये किसकी बुक वैल्यू है बिफोर रिवैल्यूएशन? ये है, हमें ये चाहिए। हाँ जी यही चाहिए, लेकिन इसका क्या चाहिए? इसके अंदर इंजन है, इसके अंदर इंजन है, इसके अंदर और क्या क्या है, तो हमें ब्रेकअप चाहिए। तो क्या ब्रेकअप बन सकता है? कैसे बनवाएं? इंजन की बुक वैल्यू बिफोर रिवैल्यूएशन कैसे निकालूं? फिगर बताएं, बिल्कुल सिंपल है यार। बुक वैल्यू बिफोर रिवैल्यूएशन कैसे निकाल लूं? सिंपल सिंपल फिगर्स बोले। इंजन की कॉस्ट क्या थी, माइनस क्या करूं, 51.84 और माइनस 76 पॉइंट, ये क्या माइनस हुआ दो दफा? डेप्रिसिएशन, इन अदर वर्ड्स प्लस करके क्यूमुलेटेड माइनस कर रहे हैं आप। किस दिन की क्या निकाल रहा हूं? रिवैल्यूएशन डेट से पहले जो बुक वैल्यू थी वो अब कंपोनेंट वाइज निकाल रहा हूं। इसको निकालने की जरूरत क्यों पड़ रही है हमें? क्योंकि फेयर वैल्यू इकट्ठी डेप्रिशिएट नहीं हो सकती है, उसे कंपोनेंट्स में एलोकेट करना पड़ना है, क्योंकि हर कंपोनेंट की रिमेनिंग यूज लाइफ डिफरेंट हो गई है। आंसर बताएं कैलकुलेटर में। 711.36 का पूरा नाम बोले, ये क्या था? क्या इंजन की ये बुक वैल्यू थी बिफोर द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन? बॉडी की वर्किंग करवाएं, बुक वैल्यू का फार्मूला तो बोले कोई यार। कॉस्ट माइनस, यही हो रहा है इस वक्त, ढूंढने इसकी डेप्रिसिएशन। -15 भी है और -20 भी है, इन अदर वर्ड्स 500 इसकी बुक वैल्यू है। प्लीज सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बोल दे जरा, सारे बोल दे जरा लास्ट वर्किंग। हम लिख रहे हैं, हमें तंग ना करें। 60 माइनस 9 माइनस इज इक्वल टू 39। इन तीनों का जरा 1 मिनट सम करें। इन तीनों का सम करें, 1250.36। किसी को पता है ये कौन सी फिगर है? ये टोटल बुक वैल्यू बिफोर रिवैल्यूएशन थी, हमने इसको ब्रेक कर लिया है कंपोनेंट वाइज, क्योंकि हमारा एग्जामिनर कह रहा है बुक वैल्यूज को बेस बना के अपोर्शनमेंट कर दें। मेरी वर्किंग समझ आ गई है? अपोर्शनमेंट अभी रहती है, वो फिर मैं आपसे पूछता हूँ, यहां तक जरा वर्किंग इकट्ठी करना है। जी बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बात समझ रहे हो आप?
जो हजरात पिछले दिनों में क्लास में मौजूद नहीं थे फिजिकली, क्या वो अपने लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं? ये एक लेक्चर पेंडिंग भी अगर हो गया तो हमारे तो काफी हुए हैं, तो ये मसला खराब से खराब होता जाएगा। तो लेक्चर पेंडिंग वाले साथ तो नहीं हमारे साथ मौजूद इस वक्त? अपना अपना यस बोले, साथ वालों का यस सुन के खुश ना हो कि चलो ये भी है। इस तरह प्लीज ना करें, ये सीए इस तरह नहीं है, ये कम से कम है जो हम पढ़ लेते हैं, और ज्यादा पढ़ने का आपके पास टाइम ही नहीं है, और सब डर गए हैं कहीं हमें कुछ और ना पढ़ा दिया जाए, कहीं हम फंस ना जाए। जिन हजरात ने फिगर लिख ली हैं, पता है अब क्या करना है? अब पोर्शन में बताएंगे कैसे करें, एक करके दिखाएं जरा। किसको बेस बना, कॉस्ट वाले हजरात इस मुश्किल कैलकुलेशन को करते हुए खामोश है? 1400 डिवाइड बाय, हाँ जी ये भी ट्रिक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, ठीक है, इसका मतलब कुछ याद आ रहा है, ठीक है। फाइनल आंसर बताएं, क्योंकि हो सकता है तरीका आपने डिफरेंट अडॉप्ट किया हो। कॉस्ट वाले हजरात सब खामोश हैं और सारे ही कॉस्ट वाले हैं। नहीं, मेरे आइडिया जरा हो जाए ना कि आप लोग समझ पा रहे हैं सेंटेंस को या जरूरत है? क्या आंसर आ रहा है आपका? 796.49 बन रहा है। कैसे वर्किंग की है आपने? हाँ जी, जो बेटा आपने वर्किंग की ना वो बिल्कुल सही है, लेकिन एक जरा मैं फिर बताता हूँ जो आपने की है। 711.36 divided by 1250.36 and multiplied by 1400। आपने क्या किया जरा बोर्ड पे देखें, आपने ये 1250.36 को इसके नीचे डिवाइड करने के बजाय इधर डिवाइड कर दिए, और आपने पहले मल्टीप्लाई करने के बजाय बाद में कर दिए। लेकिन आप मैथमेटिशियन लोगों के साथ रह रह के मुझे पता चला कि अगर मल्टीप्लाई पहले हो जाए बाद में हो जाए, डिवीजन पहले हो जाए मल्टीप्लाई बाद में हो जाए, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। प्लस माइनस बाद में होना चाहिए डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के बाद। तो आपने बिल्कुल ठीक किया है, लेकिन ये भी हो सकता है जो मैंने किया है। आपने पहले ये किया है कि टोटल को बेस बना के एक परसेंटेज सॉर्ट ऑफ निकाल ली और मल्टीप्लाई कर दिए। मैंने शायद इंडिविजुअल को बेस बना के पहले परसेंटेज निकाली है। मीन्स उससे मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जरा 711.36 लिखें कैलकुलेटर पे, इसको एक सेकंड डिवाइड बाय 1250.36 करें जरा, और बस यहीं पे इज इक्वल टू 100 करें जरा। ये बोल देंगे दोबारा मैंने क्या करवाया? 1711.36 डिवाइड बाय, ये मैंने जो भी इंटू 100 करवाया मैंने, इससे क्या आया? इसमें अब आपको मालूम ये हो गया कि इंजन की परसेंटेज कितनी है टोटल में, इंजन की बुक वैल्यू टोटल बुक वैल्यू का कितने परसेंट थी, और उतने ही परसेंट फिर देयरफॉर फेयर वैल्यू में इंजन का हिस्सा होना चाहिए। इनटू करें 1400, तो जिस परसेंटेज में इंजन है बुक वैल्यू के अंदर, उसी परसेंटेज के मुताबिक इंजन होना चाहिए फेयर वैल्यू में भी। ये वर्किंग हुई। आपने जो किया, आपने क्या किया, आपने 1250 मींस टोटल बुक वैल्यू को डिवाइड बाय 1400 कर दिया और मल्टीप्लाइड बाय बुक वैल्यू कर दिया। दोनों एक्सेप्टेबल वेज है, तो कोई इशू वाली बात नहीं। अगर आपने वैसे किया तो आप वैसे ही लिखें, ये हम एक ही बात कर रहे हैं। डिवीजन पहले हो जाए डिवीजन बाद में हो जाए, ये मैथमेटिकली कोई इशू नहीं। जी ओके सर, किसी ने कोई तीसरे तरीके से तो नहीं किया? किसी ने किसी तरीके से किया था?
आंसर बता दें जो भी आंसर आ रहा है। 796.49 जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका ओके। बाकी वाइंड अप करें। 500 डिवाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा कॉस वाले हजरात को मैंने बताने से मना तो कर दिया है, लेकिन क्या ये कोई मेरी विशफुल थिंकिंग तो नहीं है? क्या मसला असल वही तो नहीं कि ये हो क्या रहा है? जी सेकंड आंसर बताइएगा जी बॉडी का। 55। अब बेटा पॉइंट्स में अगर जा ही रहे हैं तो फिर चले जाए यार, अब राउंड ऑफ रहने दें। 560 जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको सबको ओके जी। डायरेक्ट टॉकिंग, अच्छा ये सारी वर्किंग्स लिखना कंपलसरी नहीं होता, कैलकुलेटर पे आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं जस्ट इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपके सामने जरा सारी फिगर्स प्रेजेंट हो जाए। आप लोग एक आध वर्किंग बहरहाल जरूर लिखें ताकि आप बाद में रिवाइज कर सकें ये हुआ क्या है। जी क्या आंसर बनता? 43.67। मीनिंग बता दें जो हमने किया है, ये किया क्या है, किसकी अपोर्शनमेंट क्यों की है, ये क्यों की है, इसकी जरूरत क्या है, ये किया क्यों है। कंपोनेंट्स ने अलग अलग डेप्रिशिएट होना था और हमें टोटल फेयर वैल्यू तो पता थी, लेकिन उस टोटल फेयर वैल्यू का ब्रेकअप पता होना चाहिए था। क्या वो मिल गया है जो चाहिए था? अब जरा मुझे एक वर्किंग पहले करवा दें इंजन की, बाकी दोनों की आप कीजिएगा जरा, और प्लीज फिगर जरा बोल दें ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि हम सेम पेज पे चल रहे हैं या नहीं। जी इंजन फिगर 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 796.49। कुछ मिस्टेक्स आपने करनी है लेकिन करनी नहीं है, सवाल साथ रखें। 796.49 मैंने क्या उठाया? इंजन की फेयर वैल्यू। आगे बताएं -40 क्यों हो रहा है? रेजिडुअल वैल्यू की माइनस हो रही है, रेजिडुअल वैल्यू की माइनस हो रही है, रेजिडुअल वैल्यू माइनस होती है जिस मेथड से हम वर्किंग कर रहे हैं। सेम ही क्यों माइनस हो रही है? क्योंकि उसमें चेंज नहीं आया, अगर चेंज आ गया होता तो रिवाइज वो माइनस हो जाती। डिवाइडेड बाय बताएं, डिवाइडेड बाय 41960 है क्या यार? 41960 एंड मल्टीप्लाइड बाय, गलती ना करें, सवाल देखें फाइनल करवाएं। इस साल इंजन कितने घंटे यूज हुआ है? कितने घंटे यूज हुआ है? 600 पूरा साल यूज हुआ है या पर मंथ यूज हुआ है? तो 600 मल्टीप्लाइड बाय फाइनल कर दें। 12 क्यों आ गया है? कभी 9 आता है, कभी 10, अब 11 की बारी थी। 9 10, 9 क्यों आया था? 10 क्यों आया था? 12 ही क्यों आएगा? क्योंकि अब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, पूरा साल है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि किसी टाइम पे टेम्परेरी आइडल रहा है। ओके प्लीज कंप्लीट करें सारा। ये कर तो सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है, कर तो सकते हैं मिस्टर अहमद लेकिन उसका कोई जरूरत नहीं है। शिप रिवैल्यू हुई है तो शिप का सरप्लस आ गया, जरूरत कोई नहीं है, जरूरत जब पड़ी तब कर लें। करना चाहे तो कर सकते हैं, डेफिनेटली हो सकता है सब कुछ सेम आएगा, लेकिन जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं थी, कर लेंगे तो ओके है। जी इंजन की डेप्रिसिएशन बनी 129.81, चले ठीक है। बॉडी ड्राई डॉकिंग, जी 559.84 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 23.25
मल्टीप्लाइड बाय पूरा साल ही। आंसर 22.57। ड्राई डॉकिंग 43.67 डिवाइडेड बाय 23.2 सॉरी 3.25 is equal to 13.44। टोटल 165.82। और जैसी फिगर्स नजर आई कैलकुलेटर साइड पे हो गया और गेम ऑन हो गई। हिम्मत करो जवानों, हिम्मत। जी क्या है ये, क्या है ये सर? एंट्री लिखें इसकी, फाइनल कर एंट्री। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपने वर्किंग लिख ली है वाली? जी डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फिगर बताइए। 165.82। नेक्स्ट स्टेप। हाँ जी सरप्लस ट्रांसफर बिल्कुल सही हो गया। अभी सरप्लस ट्रांसफर होना है यार, किस एंट्री की बात हो रही है? सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। हुक्म करें, सरप्लस की अमाउंट बताएं। 149.64 डिवाइडेड बाय करें। 149.64 सरप्लस मिल गया सबको? मिल गया सर? डिवाइडेड बाय बताएं यार। क्या ये भी अलग-अलग करना पड़ना है? क्यों अलग-अलग करना पड़ना है, सही वजह बताएं। क्योंकि सेम बेस नहीं है। किस किस में अलग करना पड़ना है? इंजन, बॉडी, ड्राई डॉकिंग, वर्किंग में ट्रांसफर ऑफ सरप्लस से हेडिंग बनाएं। लेकिन शायद कैलकुलेशन होगी भी ये सारी। क्या आपको अलग-अलग पता है कि किसका कितना कितना सरप्लस है? अलग-अलग सरप्लस पता है सर? पता है या फाइंड आउट हो जाएगा? करवाएं जरा इंजन का। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस वर्किंग नाउ? अब इस वक्त वर्किंग क्यों करनी पड़ रही है? टोटल सरप्लस कितना आया हुआ है, लेकिन उसने किस बेस पे ट्रांसफर होना है? रिमेनिंग लाइफ पे ट्रांसफर करना ना। तो रिमेनिंग लाइफ हर कंपोनेंट की क्योंकि सेम है, सॉरी हर कंपोनेंट की डिफरेंट है, इसलिए हमें क्या करना पड़ रहा है? कंपोनेंट वाइज सरप्लस निकालना पड़ रहा है। ऊपर जो थोड़ी देर पहले टेबल बनाया था आप लोगों ने, शायद फिगर्स उसके अंदर नजर आ रही हैं। ये कॉलम्स के नाम क्या है? बुक वैल्यू बिफोर वैल्यूएशन एंड अपॉर्चनमेंट ऑफ द फेयर वैल्यू। क्या इनको आपस में कंपेयर करके अलग अलग सरप्लस ढूंढा जा सकता है? सर ही ढूंढा जा सकता है। इसका जरा टोटल देखें दोनों कॉलम्स का। इस टोटल को देख के क्या टोटल सरप्लस आया था? और सर जी यहाँ से टोटल आया था यार, तो यहीं से ब्रेकअप आ जाएगा यार। तो कैसे आ जाएगा ब्रेकअप? एक करवाएं जरा वर्किंग फिगर बोले, जरा इंजन की फिगर्स बोले। 711.36 फेयर वैल्यू थी, माइनस चले कैरिंग अमाउंट थी, माइनस 796.49। कितना आंसर आया? 85.13। अच्छा वो माइनस प्लस अगर आगे हो गया तो नेगेटिव आंसर का हरगिज़ वो मतलब नहीं है कि ये लॉस आ गया। फेयर वैल्यू ज्यादा है कम है? सरप्लस आया लॉस आया? ये वर्किंग कंप्लीट करवाना जरा इसकी। डिवाइडेड बाय क्या करूं? 41960 और मल्टीप्लाइड बाय क्या करूं?
ऐसे ही करेंगे ना यार, जिस बेस पे डेप्रिसिएशन उसी बेस पे सरप्लस ट्रांसफर, डिवाइड बाय 41960 क्यों की है, पर आर ट्रांसफर आ जाएगा ये। और क्या एक ही घंटे का ट्रांसफर करना है इस साल, या 600 इंटू 12 घंटों का ट्रांसफर करना है? 600 इंटू 12 करें जरा एक मिनट, 7200 बनेगा ये क्या है 7200? और यार इतना साइलेंट हो नहीं मेरा क्वेश्चन यार, ये प्लीज 7200 क्या है, मिनट है और दिन है, बस वो नहीं है जो है वही है, वही क्या है, आवर्स है। ये 41,000 समथिंग क्या है, ये रिमेनिंग आवर्स थे, रिमेनिंग आवर्स से डिवाइड किया आपने, और 7200 मीन 600 इंटू 12 क्यों किया, 7200 आवर्स की आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की है, और 7200 आवर्स ही की बेस पे आप सरप्लस ट्रांसफर कर रहे हैं। ऐसे ही होता है सर, जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है वैसे सरप्लस ट्रांसफर हो रहा है। तो अमाउंट बता देगा प्लीज। 14.61 क्या है, ट्रांसफर ऑफ सरप्लस। बाकी वर्किंग करें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको वर्किंग क्लियर होगी। क्यों इस सेग्रीगेशन की जरूरत पड़ रही है, एसेट तो एक है लेकिन उसकी लाइव कंपोनेंट वाइज अलग अलग गिवन है। ये बॉडी की वर्किंग हो जाएगी 500 माइनस 559.84 59.84 डिवाइडेड बाय 23.25, ये तो पूरा साल ही है। सिमिलरली 39 माइनस 43.67 इज इक्वल टू 4.67 divided by 3.25। Any confusion in the working, sir? Answer, sir? किसका, जो आवाज आ जाए वही आंसर होगा। प्लीज 2.57 एंड 1.44 टोटल करें, टोटल करके क्या आ गया 18.62 टोटल सरप्लस ट्रांसफर फॉर द ईयर। 18.62 है, 18.62 है सर। एंट्री लिखें, एंट्री लिखें सर। पॉइंट्स में लड़ाई हो रही है, पॉइंट्स की लड़ाई को इग्नोर करें, एंट्री लिखें प्लीज। इममटेरियल बहसों पे मत उलझें। ये 18.62 ओके जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। जी सर तरतीब बनाए सर, नेक्स्ट अभी बड़ा कुछ है शायद। जी आप यहां तक रुक के क्या क्या हो गया है, इस साल की डेप्रिसिएशन हो गई, इस साल का ट्रांसफर हो गया, अब क्या याद आया, अब दोबारा एलिमिनेशन क्यों, क्योंकि दोबारा रिवैल्यूएशन डेट आ गई है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, क्रूज शिप क्रेडिट, अमाउंट बताएं। प्लीज अमाउंट 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 165.82। पिछले सालों की किधर गई,
वो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गई थी। सेम डेट दोबारा लिखी हमने, वर्किंग में जाएं, ये इंडिविजुअली जरा करने की कोशिश करें जरा। वर्किंग कंप्लीट होनी चाहिए सर। लॉस तो है लेकिन बाकी डिसीजन लें। ठीक है प्लीज फाइनल करें। ये बड़ा कंपोनेंट वाइज आपने ट्रांसफर करना था रिवॉल्यूशन सरप्लस, क्योंकि रिमेनिंग लाइफ हर कंपोनेंट की डिफरेंट है। तो ये जो हमने एक वर्किंग की थी फेयर वैल्यू अपॉर्चनमेंट की, इसमें बुक वैल्यू बिफोर रिवॉल्यूशन और फेयर वैल्यू हमें पता चल गई है। तो इन फिगर्स को आपस में कंपेयर करके आपको इंडिविजुअल सरप्लस पता चल जाएगा। तो इंडिविजुअल सरप्लस देन डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ, जिस तरह पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है उसी तरह पे सरप्लस ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ये वर्किंग जरा काइंडली देखना, इसमें अगर स्पेसिफिक फिगर अगर पता चल जाए मुझे तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले तो टेबल बनाया था, वहां से अलग-अलग सरप्लस फाइंड आउट हुआ और सरप्लस डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ करके, और जिस तरह डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है अकॉर्डिंगली फिर सरप्लस को ट्रांसफर किया। ठीक है प्लीज, अगर कुछ स्पेसिफिक फिगर रह जाए तो वो काइंडली बता दीजिएगा। लॉस को पोर्शन करना तो है लेकिन नहीं, लेकिन जरूरत नहीं है इस वक्त जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हमें जरूरत नहीं है लॉस को, लेकिन अपोर्शनमेंट करना मेरा ख्याल है वर्ड मुनासिब नहीं है। आपका वर्ड थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन वो जो भी होना चाहिए फिलहाल शायद उसकी जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है कि ड्यूरिंग द ईयर जो हमें अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट करना है वो हमारा हो जाएगा, और लॉस को कोई पोर्शन नहीं करना। क्या लॉस, हाँ लॉस की पोर्शन में पता नहीं, अगर दूसरी करें वो है लॉस का सरप्लस से साढ़े एडजस्टमेंट होनी है। कंपोनेंट वाइज कह रहे हैं या कंपोनेंट वाइज की मेरा नहीं ख्याल जरूरत है। सरप्लस जरा ढूंढे, सरप्लस कितना आया था, उसमें से कुछ ट्रांसफर हुआ तो उस रिमेनिंग सरप्लस को सामने रखें, और लॉस आया तो ये रिवर्सल ऑफ लॉस लेकिन नहीं है, ये सरप्लस के बाद लॉस है। तो यहाँ बस आपको क्या पता होना चाहिए कि रिमेनिंग सरप्लस है कितना। आप जो बात करें ना उसकी हमेशा जरूरत पड़ेगी अगर हमें नेक्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, तो हमें दोबारा इस 1000 को अपॉर्शनमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि वंस अगेन एक रिमेनिंग लाइफ काउंट होगी, और रिमेनिंग लाइफ जब काउंट होगी तो 1000 में फिर पता होना चाहिए कि इसमें अब इंजन कितना है, बॉडी और ड्राई डॉकिंग कितनी है। उसके लिए दोबारा फिर बुक वैल्यूज का बेस बनाना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन लॉस ने तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाना था, लेकिन अगर सरप्लस पड़ा तो उससे एडजस्ट हो जाएगा, तो शायद इसके ब्रेकअप की जरूरत नहीं है, इसका सिर्फ सरप्लस के साथ ताल्लुक है, वो पहले बस कंपेयर करना। तो एक मिनट मतलब अगर एक्सप्लेन कर देता हूँ, रिमेनिंग सरप्लस बताएंगे जी कैसे आएगा।
जरा फिगर बताइएगा जरा। 149.64 आया था, माइनस 18.62 ट्रांसफर हुआ, रिमेनिंग कितना बचा? 131.02 बचा। अब लॉस ज्यादा है, अब इसकी एंट्री बता देंगे जरा। हाँ जी, मेरी सजेशन वही है कि वहां से शुरू करें जहां से जरा इजी हो जाए। क्रूज शिप कितने से क्रेडिट? क्रूज शिप क्रेडिट बाय 234.18, उसके अगेंस्ट रिवॉल्यूशन सरप्लस पहले डेबिट होगा 131.02 और 103.16 शायद बनता है। ये रिवॉल्यूशन लॉस आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा होगा। इस वक्त लॉस की कोई अपोर्शनमेंट इनटू कंपोनेंट्स करने की जरूरत नहीं। यहां रिमेनिंग लाइफ ऐसे गिनेगा दोबारा एक दफा नहीं, मतलब गिनेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, शायद जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ रिमेनिंग लाइफ गिननी चाहिए। और फिर रिमेनिंग लाइफ गिनने के बाद जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो नेक्स्ट ईयर दोबारा आपको 1000 के अंदर इंजन फिर आप कितना है, ड्राई डॉकिंग और बॉडी कितनी, ये अलग करना पड़ेगा सेम तरीके से। और फिर नेक्स्ट ईयर से फेयर वैल्यू इज डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, तो फेयर वैल्यू की शायद अपॉर्चुनिमेंट करनी पड़ेगी। आई होप कि मेरे वर्ड समझ आ गए। हाँ, जस्ट एक मिनट, जस्ट एक मिनट। ठीक है, ये आप क्या कह रहे हैं? अगर अगर क्या था नहीं, अगर अगले साल सपोज फिर लॉस के बाद सरप्लस आ जाता, फिर हमें पता होना चाहिए था शायद कि लॉस किसका कितना था और लॉस के बाद फिर डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज हुई है, फिर शायद हमें फर्दर वर्किंग करनी पड़नी थी। लेकिन लॉस की भी अपोर्शनमेंट करने की जरूरत नहीं थी। अगर हम रिलैक्स होकर देखें तो अभी थोड़ी देर पहले जो सरप्लस निकाला हमने कहीं अलग अलग, वो कैसे निकाला था? अगर हमें कैरिंग अमाउंट्स मिल जाए रिवॉल्यूशन से पहले और फेयर वैल्यूज मिल जाए रिवॉल्यूशन के बाद, तो इनमें डिफरेंस सरप्लस होगा और इन्हीं में डिफरेंस पे लॉस भी होगा। तो लॉस ऑटोमेटिकली हमें बैलेंसिंग फिगर पता चल जाएगा उसी तरह जिस तरह सरप्लस पता चला। मसलन फॉर एग्जांपल, अगर इस फेयर वैल्यू को 1000 को हम अपोर्शन कर लें, 1000 को अगर हम अपोर्शन कर लें और कैरिंग अमाउंट भी कैलकुलेट कर लें, ये कर लेते हैं अगर आप कहते हैं, मेरे ख्याल कर लेते हैं। एक सेकंड, जरूरत नहीं है, बस ये भी पता होना चाहिए इसका जरूरत नहीं है, लेकिन एक सेकंड मैं जरा लिख के दिखा देता हूँ। ये वर्किंग नोट होगी जी प्लीज, वर्किंग तो नहीं लिखा कोई, एंट्री हो गई है। दो काम कर दें जी जरा, एक तो खैर जरूरत अब लेकिन जरूरत नहीं है वैसे, एक तो मुझे रिमेनिंग लाइफ काउंट करवा दें। रिमेनिंग लाइफ वैसे गिनेंगे इस साल, या इस साल तो नहीं शायद कहना चाहिए, सॉरी, इस डेट पे आप रिमेनिंग लाइफ दोबारा गिनेंगे। रिमेनिंग लाइफ कब गिनते हैं? रिमेनिंग लाइफ कब गिनते हैं? ये रिमेनिंग लाइफ गिनवाएं जी। ये कैलकुलेट करवाएं जी, छोड़ दें जरा जहां भी है। अगर कोई पिछला रहता है तो बता दें, मैं रुक जाता हूँ, और अगर आगे लिख रहे हैं तो मेरा ख्याल जाती है। एक सेकंड पहले वर्किंग करवाएं, 3476 को छोड़े, मुझे वर्किंग करवाएं। 41960 कहां से उठाया आपने? और माइनस 600 इंटू 12, बताइएगा आंसर। 34760। जी बॉडी, ये तो सिंपल हो गया, 23.75 सॉरी 25 में से एक साल और गुजरा है, 22.25 ईयर्स एंड 3.25 माइनस 1 ईयर, 2.25 ईयर्स। यहां तक नोट करें, फिर एक दो वर्किंग्स और करवा दें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स के साथ चल रहे हैं प्लीज।
कंप्लीट है सर? अच्छा, अब रिक्वायर्ड तो नहीं है, लेकिन एक और साल जरा कंप्लीट करवाएं बेस्ड ऑन दिस डाटा, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है इसकी बेस पे 2021 कंप्लीट करवाएं जरा। रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन एक साल और जरा कंप्लीट करवाएं। एक दो बातें जरा सामने आ रही थी, वो जरा लिख ही लेते हैं। कौन सी डेट आएगी? 31 दिसंबर 2021 वाले साल में डाटा देखें। सेम डाटा की बेस पे हम क्या कर सकते हैं? डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और सरप्लस ट्रांसफर करेंगे। डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और सरप्लस है ही नहीं जो ट्रांसफर करेंगे, लॉस ट्रांसफर कर देंगे। सिर्फ क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन डेबिट। ये कर ले जरा, कंप्लीट करना। डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। एक दफा दोबारा मेरे साथ वर्किंग जरा सोच लें। ये जो नहीं कर सकेंगे वो छोड़ देंगे। हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं करेंगे कैसे। जहां इंफॉर्मेशन नहीं होगी या तो अज्यूम कर लेंगे, और अगर अज्यूम नहीं भी करना होगा तो एटलीस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो नहीं कर सकेंगे वो छोड़ देंगे। सिर्फ क्या चाह रहा हूं मैं, कुछ लोग कह रहे थे कि नेक्स्ट ईयर क्या होगा, तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा जरा सोच लेते हैं। डेप्रिसिएशन नेक्स्ट ईयर चार्ज होगी वैसे तो ठीक है, जितनी इंफॉर्मेशन है वो कर लेते हैं, अगर नहीं है कोई उसको छोड़ देंगे। ये 31 दिसंबर आए वर्किंग, 31 दिसंबर 2021 कंपोनेंट वाइज करेंगे या शिप को पूरी डेप्रिशिएट करेंगे? अब ये वर्किंग जरा होने लगी है, जरा सोचना जरा। अब मुझे यहाँ क्या चाहिए? मुझे यहाँ क्या चाहिए? क्या मुझे एक दफा दोबारा अपोर्शनमेंट ऑफ फेयर वैल्यू करनी पड़ेगी? अपोर्शनमेंट ऑफ फेयर वैल्यू करनी पड़ेगी सर। किसकी बेस पे? बेस्ड ऑन कौन सी बुक वैल्यू? बिफोर इवैल्यूएशन। लिखने की बहुत जल्दी कर रहे हैं आप, वन सेकेंड। अब तो शायद यही कहना पड़ेगा हमेशा की तरह। अपोर्शनमेंट ऑफ फेयर वैल्यू यार एक दफा हो तो गई थी, अब दोबारा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब फेयर वैल्यू चेंज हो गई है। कंपोनेंट्स के नाम, इंजन, प्लीज वर्किंग ढूंढने पहले। बुक वैल्यू बिफोर रिवैल्यूएशन। कहीं को टोटल मिलता है, पहले टोटल बता दें, को टोटल मिलता है जिसकी बात हो रही है? छोड़ दें, छोड़ दें, प्लीज छोड़ दें। बुक वैल्यू बिफोर रिवैल्यूएशन तो यार 1000 नहीं है ना। 1000 क्या है? 1000 क्या है? 1000 क्या है? 1000 क्या है? व्हाट वाज द बुक वैल्यू बिफोर इवैल्यूएशन? 1 2 3 4 शायद बोलेंगे अब। 1 2 3 4.18 की बहस हो रही है। इसमें किस किस की बुक वैल्यू है और इसकी बेस पे किसको पोर्शन करना है? फेयर वैल्यू 1000 है और 1 2 3 4.18 की बुक वैल्यू है जिसका हमने अपोर्शनमेंट करना है, जिसकी बेस पे शायद अपोर्शनमेंट करनी है। इन्हीं का डिफरेंस क्या आया था? लॉस आया था। तो जैसे ही आप ब्रेकअप करेंगे तो इंडिविजुअल लॉस भी सामने आ जाएंगे। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ वर्किंग कर लेते हैं। जरा बताएंगे जरा बुक वैल्यू ऑफ इंजन बिफोर इवैल्यूएशन कैसे निकालूं? नहीं बताएंगे? चलो मैं खुद ही कर लेता हूँ यार। मेरा ख्याल है आपने महसूस किया कि मैंने आपसे क्या करवाएंगे, आपने कहा नहीं करवाएंगे। मतलब मैंने रिक्वेस्ट की थी शायद प्लीज करवाएंगे यार। नो, आंसर इज नो। 796 पॉइंट, ये कहां से ढूंढा आपने? इस वैल्यू में हमारा एसेट आ गया था, फिर क्या हुआ? फर्दर कितना डेप्रिशिएट हुआ? 129.81। देयरफॉर ये कितने पे आ गया होगा, किस दिन?
31/12/2020 पे ये आ गया होगा 666.68 पे रिवैल्यूएशन से पहले। रिवैल्यूएशन से पहले या बाद में? अब बॉडी की करवाएं। 559.84 माइनस 22.57 इस वैल्यू पे कब आ गया होगा? 537.27 सॉल्व करते रहे जरा। ड्राई डॉकिंग करवाएं। माइनस 13.44 आंसर 30.23। ये क्या है? अब इंडिविजुअल बुक वैल्यूज बिफोर रिवैल्यूएशन कैलकुलेटर उठाएं। अपॉर्शनमेंट ऑफ फेयर वैल्यू करवाएं। बोलें कैसे? 666.68 डिवाइड बाय 1234.18 मल्टीप्लाइड बाय आंसर 540. What is this 540.18? A fair value of the engine. इंजन के फिगर्स को कंपेयर करें जरा आपस में, जो इंजन के सामने दोनों फिगर्स लिखी हुई हैं। क्या यहां से इंजन का लॉस आ सकता है? इंजन का लॉस आ सकता है। आगे बताएं फेयर वैल्यू। 435 चले अब लिखें, टेबल कंप्लीट करें, बाकी कंप्लीट करें। तो अगर आपको फेयर वैल्यू पता चल जाए और बुक वैल्यूज पता चल जाए तो इंडिविजुअल लॉस भी आ जाएगा, और इंडिविजुअल लॉस अगर आ गया तो मेरा ख्याल है वो जो आप कह रहे थे मसला इंशाल्लाह वो भी हल हो जाएगा। तो लॉस को एज सच पोर्शन करने की जरूरत नहीं है। जब आप फेयर वैल्यू को पोर्शन करेंगे तो सरप्लस लॉस फिर बैलेंसिंग फिगर के तौर पे आ जाएगा। ये ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स इन्वॉल्व? जी ड्राई डॉकिंग आपसे पूछ लो। नहीं वो बता रहे हैं यार, आप करें मत। 24.49